गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाल विकास के आज के क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है संज्ञानात्मक विकास। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होता है उस अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को जानने से पहले समझेंगे कि संज्ञान क्या होता है। संज्ञान मतलब होता है जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना ही संज्ञान होता है। जैसे कि हम अपने परिवार के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में, अपने मित्र के बारे में, अपने परिवार के बारे में क्या जानते हैं। जैसे ये मेरा परिवार है, परिवार में इतने सदस्य हैं। संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए वैज्ञानिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ से संबंधित है? जीन पियाजे जीन पियाजे कहाँ के हैं? जीन पियाजे कहाँ से संबंधित है, किस देश के वैज्ञानिक है, ऐसा पूछा जाता है। और जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है और संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न अवस्थाओं को जीन पियाजे ने स्पष्ट वर्णन किया है। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, सक्रिय ज्ञान निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक है जो वातावरण के बारे में, सभी चीजों के बारे में खोजबीन करते रहते हैं। यह कथन किसका है? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यह कथन किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जॉन लॉक, उनके अपोजिट बताया। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे कोरी स्लेट के समान होते हैं जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। उसके अपोजिट जीन पियाजे जी बताते हैं कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक है, उसमें पहले से कुछ न कुछ मौजूद रहता है। अपने वातावरण के बारे में बहुत कुछ जानते रहते हैं, जिसे हम अच्छे से दिशा देकर उसके ज्ञान को विस्तार कर सकते हैं या उनके ज्ञान को दिशा दे सकते हैं। मतलब वो खाली स्लेट नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कुछ न कुछ मौजूद रहते हैं। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जीन पियाजे जी बताते हैं। इन्होंने अपना विकास का जो संज्ञानात्मक विकास के जो प्रयोग है उसे किस पर किया? अपने बच्चों पर किया। अपने बच्चों पर प्रयोग करके देखा और देखा कि जो भी वो कह रहे हैं वो उसको सिद्ध किया और उसके संज्ञान के बारे में, बच्चे किसी चीज के बारे में किस तरह से सोचते हैं, इसे प्रतिपादित किया। ठीक है, सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये परिभाषा, ये जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। मतलब बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, मतलब वो एक छोटे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ नहीं जानते। उनके पास बहुत सारी जानकारी होते हैं जो अपने वातावरण के बारे में वो स्वयं से खोजबीन करते रहते हैं। और क्या होता है, कोई भी चीज का पीछे छुपे हुए कारणों के बारे में खोज बच्चे स्वयं करते हैं। स्कूल नहीं आता है बच्चा तो आने से पहले वे क्या क्या जानते रहते हैं? अपने वातावरण के बारे में, अपने संबंधों के बारे में, समाज के बारे में बहुत कुछ जानता रहता है, जिसे हम अच्छे से दिशा दे सकते हैं। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के पहलू दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के पॉइंट है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन। अनुकूलन मतलब जानते हैं कि आसपास के साथ सामंजस्य स्थापित करना, तो हमारे आसपास का वातावरण है उसके हिसाब से खुद को ढालना, एडजस्ट करना अनुकूलन कहलाता है। वैसे ही संज्ञानात्मक विकास में जैसे कुछ भी चीज है उसके हिसाब से खुद को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन में 2 पॉइंट है, अनुकूलन के अंदर ही 2 पॉइंट है। 2 प्रकार से इसे समझा जा सकता है। पहला है आत्मसात करना। जैसे हमारे पास कोई भी पूर्व ज्ञान है, उसको उसमें नया ज्ञान जोड़ना, कोई भी फेरबदल नहीं करना। जैसे हम पहले जानते रहते हैं, कोई भी बच्चा जानता है कि उसके माँ पापा बताते हैं कि बिल्ली के 2 आंखें होती है, उसके एक पूंछ होते हैं, 4 पैर होते हैं और उसके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसा बच्चे को बताते हैं। फिर बच्चा अचानक बिल्ली को देखता है, फिर कहता है
ठीक है ये बिल्ली है। इस प्रकार से उसमें भी हमारे पूर्व ज्ञान है, हमारे मम्मी पापा जो भी बताए हैं उसमें उसको देखकर एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। जो भी पूर्व ज्ञान है उसमें प्लस नया ज्ञान। पूर्व ज्ञान में नया जो ज्ञान होता है उसको जोड़ना, और इस जब हम पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते। दूसरा पॉइंट है अनुकूलन की, दूसरा पॉइंट है समायोजन मतलब एकमोडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पूर्व ज्ञान होते हैं, हम जानते हैं कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, उसके शरीर पर बाल होते हैं, उसके 2 आंखें होती है, उसमें नया ज्ञान जोड़ते हैं। जैसे अब अचानक हम कुत्ता को देखते हैं, अब कुत्ता हमारे सामने आता है, उसके भी 4 पैर होते हैं, उसके शरीर पर बाल होते हैं, उसके 2 आंखें होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो बिल्ली है वो म्याऊ म्याऊ करती है और कुत्ता जो है वो भौं भौं करता है। तो हम समझते हैं कि कुत्ता अलग चीज है, अलग जानवर है, और बिल्ली अलग जानवर है। इस प्रकार अपने ज्ञान में संशोधन करना, जो भी हमारे पास ज्ञान है उसमें नया ज्ञान को नए हिसाब से उसमें जोड़ना, हेर फेर करना। मतलब हेर फेर की जब भी बात आए, जो भी ज्ञान है उसमें हेर फेर करना, हेर फेर के हिसाब से पूर्व ज्ञान में, हेर फेर के हिसाब से पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है, एकमोडेशन मतलब समायोजन। ठीक है, अनुकूलन के 2 पॉइंट को हमने अच्छे से समझा। अब हम अनुकूलन के बाद दूसरा पॉइंट है साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रियम। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और संयोजन, आत्मसातकरण जो बच्चा पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ रहा है उसमें, और जो संयोजन की जो क्रिया है जो नए ज्ञान को जोड़ रहा है उसके क्रियाओं के बीच जो संतुलन स्थापित करता है उसके क्या बोलते हैं, साम्य धारण या फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं स्कीमा के बारे में। तीसरा पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मतलब कोई भी जो किसी के बारे में जानते हैं हम, किसी के बारे में जो हमारे मन में मस्तिष्क में जो भी ज्ञान होता है ये जन्मजात होती है। कोई भी स्कीमा है वो जन्मजात होती है। जैसे हम पहले से किसी चीज के बारे में जानते रहते हैं, कोई भी जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इसके बारे में जानते रहते हैं। संज्ञानात्मक विज्ञान के एक स्कीमा विचार या व्यवहार के पैटर्न को वर्णन करता है जो सूचनाओं की श्रेणियों और उसके बीच संबंधों को व्यवस्थित करता है। जैसे जैसे अनुभव होते हैं और नई जानकारी प्रस्तुत की जाती है, नए स्कीम विकसित होते हैं और पुराने स्कीम बदल दिए जाते हैं और संशोधित किए जाते हैं। जैसे कोई भी जानवर के बारे में हम जानते हैं और जानवर के बारे में जानते हैं, फिर हम जानते हैं कि ये बिल्ली है तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, और जो कुत्ता होता है वो भौं भौं करता है। फिर हम दूसरे जानवर को देखते हैं, फिर दूसरे जानवर को जब हम देखते हैं तो जानते हैं कि इसमें कुछ विशिष्ट बातें होती है जो वो बिल्ली से इस जानवर को अलग करती है। इस प्रकार हमारे जो पूर्व ज्ञान है उसमें हम संशोधन करते हैं, इसी को हम स्कीमा कहते हैं। धीरे धीरे हम अब जो भी हमारे ज्ञान है उसमें संशोधन करके नए ज्ञान के जो हमारे मन में उत्पत्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अनुभव के द्वारा जो हमारे ज्ञान में परिवर्तन करते हैं और जो मॉडिफाई करते हैं अपने ज्ञान को, उसी को वो स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला उदाहरण कैट, बच्ची को हमने बता दिया कि कैट ऐसा होता है, तो कैट को ये जब कुत्ते को देखती है तो भी क्या समझती है कि ये भी कैट है, कि इसके 4 पैर होते हैं, इसके आंखें होती है, इसकी पूंछ होती है। तो इसकी मम्मी पापा बताते हैं कि बिल्ली और जो कुत्ता होता है वो 2 अलग अलग है, क्योंकि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है और कुत्ता भौं भौं करता है। फिर बच्ची समझ जाती है कि ठीक है, बिल्ली और कुत्ता में अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए इसको अलग अलग जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब हम स्कीम और स्कीमा में अंतर करेंगे। स्कीमा वो होता है जो हमारे पूर्व ज्ञान होता है, उसमें नए नए अनुभव आता जाता है, उसको हम जोड़ते जाते हैं, फिर नया नया संशोधन करके नया ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्कीमा कहते हैं। और इसकी जो भी सूचनाएं हैं उसको एकत्रित करना दिमाग में और उसके अनुसार खुद को ढालना ही स्कीम है। इसको इंग्लिश में स्कीम कहते हैं। ठीक है, तो स्कीमा और स्कीम में यही अंतर है। अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जिन पियाजे किससे संबंधित वैज्ञानिक है करके जब भी बोलेंगे तो किससे संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है टीटी का या टीचर भर्ती का जिसमें क्वेश्चन नहीं आओ, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आता ही रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पूछा जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होता है बच्चों में और क्या क्या विशेषताएं हैं अवस्थाओं के बारे में, इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। देखो, इसको ना संवेदी पेशी अवस्था को क्या बोलते हैं, इन नामों से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में याद रखना बहुत ही इजी है कि सेंसरी सेंसरी मतलब कि सेंस मतलब कि हमारा जो आंख है, कान है, जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, उसके द्वारा जो हम अनुभव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंस कहते हैं। 5 सेंस होता है ना हमारा, उसी के द्वारा जो अनुभव करते हैं उसे सेंस कहते हैं। तो ये सेंसरी मोटर मतलब स्पष्ट है कि हमारे संवेदी अंग है जो भी, उसके द्वारा कोई भी चीज को सीखना ही क्या कहलाता है, संवेदी पेशी अवस्था। इसमें बच्चा किससे किससे सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है बच्चा। सबसे पहले देखेंगे कि संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्ष का होता है, 0 से 2 इयर्स। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 इयर्स होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, किसी भी चीज को देखकर समझ जाता है कि क्या है, या फिर कोई भी सुनकर उसको क्या उसके बारे में समझ जानकारी इकट्ठा करता है। इस प्रकार अपने इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों से क्रिया करके वो वस्तु के बारे में सीखता है। इसमें बच्चों को वस्तु स्थायित्व मतलब जैसे ये पेन गुम गया बच्चों से, वो कहीं पर पेन हो उसको ढूंढ कर निकाल देता है। इस प्रकार किसी भी छुपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालने का गुण है जो इस अवस्था में बच्चे में आ जाता है। वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आता है, 0 से 2 इयर्स, 0 से 2 साल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है। और ये चार अवस्थाओं के बारे में बताया है। ये चारों अवस्थाओं के नाम दे दिया जाता है, या फिर उसके ईयर कौन कौन सी ईयर है उसको दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 साल के बारे में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। संक्रियात्मक मतलब जो क्रिया करते हैं बच्चे उससे पहले की जो अवस्था है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये वो अवस्था है जिसमें बच्चे में ना, जैसे बच्चे को ना कोई भी चीज दे दिया जाए, ये तो इसको व्यवस्थित करने की जो अवस्था है उसको बच्चा नहीं समझ पाता। कोई भी संक्रिया करना, जोड़ घटाव या फिर गुणा, ये सब करना बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाते। इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था है जिसमें बच्चे क्रिया करने की पहले की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या जो उसका पॉइंट है उसको समझेंगे। पहले बच्चे में क्या क्या इसमें विशेषता होती है। पहले जीववाद। जीववाद मतलब एनिमिज्म होता है, सजीव और निर्जीव के बीच बच्चा फर्क नहीं कर पाता। जैसे बच्चे को चोट लग जाती है कहीं पर और वो गिर जाता है, उसके हाथ पैर में लग जाता है, तो मम्मी आती है उसको, रोने लग जाता है तो मम्मी आती है उसको चुप कराती है, तो बोलती है कि कहाँ पर लगा, तो बच्चा बोलता है कि मुझे यहाँ पर मैं गिर गया तो इसलिए लग गया। तो मम्मी उसके फर्श को जोर से मारती है कि मैं इसने गिराया इसलिए इसको मार रही हूँ। तो बच्चा बोलता है, बच्चा खुश हो जाता है कि इसने मुझे मारा तो मैं इसे मार रहा हूँ, ऐसे करके, या फिर उसके साथ और जोर से मारो मम्मी करके बोलता है। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये तो निर्जीव है, इसको नहीं लगेगा। सजीव और निर्जीव में बच्चा जब अंतर नहीं कर पाता, इसे क्या बोलते हैं, जीव एनिमिज्म, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, वो क्या है, अहम केंद्रित मतलब इगोसेंट्रिज्म। बच्चा जो भी चीज हो रही है, जो भी आसपास में अंतःक्रिया हो रहा है या फिर जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, उसे बच्चा उसका पूरा केंद्र खुद को समझता है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और मैं जो कर रहा हूँ वही होना चाहिए और हो रहा है। जैसे बच्चे को
कोई भी चॉकलेट पसंद है या कोई भी बिस्किट पसंद है तो उसको लगता है कि सभी को वो चॉकलेट पसंद होगा। या फिर 10 साल का बच्चा है और 2 से लेकर 7 साल का एक बच्चा है, ठीक है। जब मम्मी के गोदी में बैठते हैं तो छोटा बच्चा जो बोलता है, ये वाले अवस्था में जो बच्चे हैं वो बोलता है कि इसको उतार दो और मुझे पालो, क्योंकि मम्मी पर मेरा ही अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है, ऐसा समझता है। तो इस प्रकार सभी चीजों पर अपना अधिकार समझना या खुद को ही केंद्र बिंदु समझना क्या कहलाते हैं? अहम केंद्रित या इगोसेंट्रिज्म, ठीक है। और बच्चा अपने बारे में ही सोच रहा है। और तीसरा क्या है? अपलटावी, मतलब किसी भी चीज के बारे में उलट पुलट करके नहीं देखना। जैसे कि कोई भी चीज के बारे में हम बता दें कि जैसे ये चौड़ा सा गिलास है और ये बड़ा सा गिलास है, और बच्चे को बोला जाए कि दोनों गिलास में दोनों में पानी समान मात्रा में भराता है, लेकिन बच्चे को पूछा जाए कि पानी किसमें ज्यादा है तो वो बोलेगा कि बड़ा वाला गिलास में। वो नहीं समझ पाता कि ये वाला चौड़ा है तो इसमें भी इसके बराबर ही पानी भरा है। पलटने की क्षमता नहीं होती। और संख्याओं को समझने के या फिर संख्या को, जैसे 2+2 क्या होता है? 2+4 क्या होता है? 6, लेकिन 4+2 कितना होता है करके पूछे तो वो नहीं बता पाता, ठीक है। चिल्लर पैसे को दे दिया जाए बच्चे को और एक 500 का नोट दिया है, और बच्चे को चुनने के लिए कहा जाए तो वो चिल्लर वाले पैसे को चुनेगा, क्योंकि वो समझता है कि ये ज्यादा पैसा है। उसमें मुद्रा सम प्रत्यय विकसित नहीं होता, दूरी कितना है ये नहीं समझ पाता है, और ऊंचाई, भार, ये सब की कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? पूरे संक्रियात्मक अवस्था में। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रेशन। बच्चा कोई भी चीज को खेलने दे दिया जाए, जैसे मोबाइल को दे दिया जाए तो बच्चा ये समझता है कि उसमें गेम खेलने लग जाता है और समझता है कि मोबाइल का यूज सिर्फ गेम खेलने में होता है। वो ये नहीं समझ पाता कि मोबाइल को यूज हम कॉल लगाने में कर सकते हैं, या फिर मोबाइल का यूज हम विभिन्न प्रकार की जानकारी को गूगल में सर्च करके जान प्राप्त करते हैं। ये सबको नहीं समझता, बल्कि एक ही विशेषता पर केंद्रित रहता है। इसे कहते हैं केंद्रीकरण का गुण। अब हम देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक स्टेज मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने साल की होती है? 7 से लेकर 11 साल तक, 1 to 11 ईयर्स होती है। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से समझेंगे। जैसे बच्चों में किसी भी चीज को समझने की क्षमता, जो भी वस्तु है उसके मूर्त रूप में समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे किसी भी चीज में बड़ा है, छोटा है, या सिक्का जो है वो कम पैसे है और जो नोट है जो जितना पैसा होता है उसको समझने की क्षमता आ जाती है, पढ़ने का क्षमता हो जाती है। संरक्षण मतलब कि ये वाला में पानी चौड़ा है तो इसमें, और ये वाला बड़ा है तो अगर दोनों की मात्रा समान है तो दोनों में समान मात्रा आएगी। ये सब समझने की बच्चों में क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज हम बच्चे को देंगे, कोई भी चीज जैसे गेंद को देते हैं तो बच्चे उससे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कोई भी कॉन्क्रीट चीज, मूर्त चीज देते हैं तो बच्चे उसके बारे में चिंतन करना, किसी भी चीज को मिट्टी देते हैं तो उससे खेलना स्टार्ट कर देते हैं, मूर्त रूप से समझना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा भार आदि के कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है, जो पिछले अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हमने देखा कि ये सब गुण बच्चे में नहीं आता, वो सब गुण इस अवस्था में बच्चों में आ जाता है। ये सब समझना बच्चा स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। अब इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें से है पहला आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क मतलब इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि बच्चे को हम कोई भी उदाहरण पहले देते हैं, उदाहरण के बाद जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी उसका सूत्र फार्मूला होता है उसको बच्चे को सिखाया जाता है। संज्ञा के बारे में बच्चे को सिखाना चाहते हैं, नाउन, ठीक है। हम नाउन के बारे में बच्चे को सिखाएंगे, तो नाउन के बारे में बच्चे को सिखाएंगे तो हम पहले उसको सूत्र नहीं बताते, मतलब जो परिभाषा है उसको नहीं बताएंगे। पहले बच्चे को सिखाएंगे कि बच्चे को खड़ा करेंगे, उसको पूछेंगे कि तुम्हारे फ्रेंड का क्या क्या नाम है, ठीक है। सभी बच्चे को पूछेंगे, फिर वो अपने फ्रेंड लोगों का नाम बताएंगे, फिर बोलेंगे कि कुर्सी ये क्या है तो कुर्सी, वो क्या है तो पंखा। सभी चीज को पहले पूछेंगे, फिर वो उसको बताएंगे कि ये सब क्या है तो वो बोलेंगे कि नाम है। तो किसी भी वस्तु, प्राणी, सभी का नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इस प्रकार से हम
सभी चीज के बारे में पहले उदाहरण देंगे, उन्हीं से पहले से बुलवाएंगे, फिर उसके बारे में कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाएंगे कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बच्चे को पहले उदाहरण समझाएंगे, उसके बाद उसके जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे में डेवलप करेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आगमनात्मक तर्कना, मतलब इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अब चौथा जो स्टेज होता है वो क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज, मतलब इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं, क्योंकि पिछला अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक है, तो इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये सबसे विकसित अवस्था है और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जो भी बच्चे में थिंकिंग होती है, जो हमारे सामने में नहीं है, उस बारे में देखना, सोचना, समझना, ये इसी अवस्था में होती है। यह अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो क्या होता है, 11 से लेकर 15 वर्ष तक होता है। ठीक है, यह संज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें बच्चे जो देख पाते हैं उसके बारे में तो सोचता है, जो नहीं देख पाते उसके बारे में तर्कना करना, उसके बारे में सोचना भी स्टार्ट कर देता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन मतलब जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। अब आगमनात्मक तर्कना को हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखा, और इसमें देखेंगे निगमनात्मक तर्कना, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब बच्चे को पहले सूत्र समझाएंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के सूत्र सिद्धांत समझाएंगे, उसके बाद उसके उदाहरण देंगे। जैसे त्रिभुज के बारे में हमको बताना है बच्चे को, तो त्रिभुज के बारे में कैसे बताएंगे, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बना लेंगे, उसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे को पहले उसके फार्मूला बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके फार्मूला बताना, समकोण त्रिभुज के बारे में बताना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा फार्मूला लगता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद बच्चे को त्रिभुज के बारे में समझाएंगे। ठीक है, पहले हम उसका सूत्र लिखवाएंगे, उसके बाद त्रिभुज के बारे में बच्चे को बताएंगे। और अगर हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण के द्वारा कितना भी समझाएंगे फिर भी ये नहीं समझ पाएगा, इसलिए पहले हमें सूत्र को, गणित के सवाल को हल करने के लिए, सिखाने के लिए बच्चे को पहले हम सूत्र बताएंगे, उसके बाद उसके उदाहरण देंगे। ठीक है, इस प्रकार बच्चे को निगमनात्मक तर्कना का विकास इस अवस्था में होता है। ठीक है, गणित के प्रश्न दिमाग से ही हल कर देते हैं क्योंकि नियम पता चल रहा है। और फिर जब बच्चे में ये वाला कॉन्सेप्ट विकसित हो जाता है तो बच्चा, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा इसे अपने दिमाग में ही हल कर लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन सा स्टेज आता है, सेंसरी मोटर, जो कितना है 0 से 2 ईयर्स, पहला स्टेज है। ठीक है, और जो दूसरा अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब जो भी संक्रिया होती है उससे पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने वर्ष की होती है, 2 से लेकर 7 साल तक। ठीक है, और तीसरा जो अवस्था होते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जो हमारे सामने है उसके द्वारा सीखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा स्टेज है वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये सब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।